नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज में। आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। नियंत्रण खोकर पिकअप गड्ढे पानी में गिरा, घटना में एक व्यक्ति की मौत। अहियापुर के सहवाजपुर में हुई अधिवक्ता पुत्र की हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। और असुरक्षित महसूस कर रहे कटरा के लोगों ने हाथों में लाठी लेकर अब करेंगे खुद अपनी सुरक्षा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। औड़ाई थाना के पुपड़ी मोड़ के समीप 10 फीट के गहरे गड्ढे में एक अनियंत्रित होकर पिकअप गिर गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा गाड़ी के अंदर डूबे हुए व्यक्तियों को बाहर निकालने का प्रयास किया। 2 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी के अंदर से सभी को बाहर निकाला गया, जिसमें एक 22 वर्षीय व्यक्ति संजीत कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज औड़ाई पीएचसी में करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही औड़ाई पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि संजीत भूषण शाही के यहाँ काम करता था, तंबाकू लेकर जा रहा था कि उसी दौरान पुपड़ी मोड़ के समीप बाइक को बचाने के चक्कर में 10 फीट गहरे पानी में पिकअप चली गई, जिसके बाद कार पिकअप पूरी तरह से पलटी हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा जब तक निकाला जाता है तब तक वह अपना दम तोड़ चुका था। हमारे करिए के तार में राग लगा रे बाप रे बउआ हमारा गाड़ी बउआ खैनी लेके जाए कराई तरलैया लावेला बउआ हमारा किसके यहाँ काम करता था? भूषण साई मालिक के बउआ कामा कराई तारालाई माता गाड़ी के ड्राइवरी से बेला का सवा दिन बउआ उना के बचपन से गाड़ी चलवाई ते रहला का हमारा सारा मन गजार के मारो खोज है सर जी। देखिए जो नमनगरा जा रहा था गाड़ी लेके, उस बैक गाड़ी था ना खैनी लाने के लिए, वो बचाने के चक्कर में वो गाड़ी पानी में पलटी खा गया है और चारों चक्का ऊपर हो गया सर। पानी की गहराई पानी की गहराई है 10 फीट है। कैसे निकाला गया? वो निकाले गए है आदमी सब, उसमें गाड़ी के पलट किया तब निकाले गए है सर। कितना देर पानी के अंदर रहा है? करीब वो आधा घंटा रहे हैं सर, आधा घंटा पौन घंटा। दम घुट गया है पानी के अंदर जी एकदम। क्या मांग करते हैं आप लोग प्रशासन से? मांग सर था वो है जे अपने के इच्छा सबको पूरा कर दीजिए, कथी करो। हम तो गरीब आदमी हैं सर, कुछ नहीं अबला है एकदम। एसकेएमसीएच में दलालों और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई मारपीट मामले में पीड़ित गार्ड अजय सिंह ने अहियापुर थाने में रसूलपुर वाजिद गांव निवासी सरोज कुमार और रसूलपुर निवासी पंकज कुमार सहित 25 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वह सोमवार की शाम एसकेएमसीएच गेट पर तैनात थे। उसी दौरान सरोज कुमार और पंकज कुमार दरवाजे के अंदर घुसने लगा। मना करने पर गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की करने लगा। उतना से ही नहीं माना और चाकू निकालकर हमला करने का प्रयास किया। उसी दौरान सहयोगी गार्ड किशोर यादव ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। गार्ड अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि मारपीट के क्रम में 2000 नगद सहित गर्दन का चैन छीन लिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग और सुरक्षा गार्ड इकट्ठा हुए, जिसके बाद सभी आरोपी भाग निकले। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है। थानेदार सुनील रजक ने बताया कि सोमवार की शाम किसी बात को लेकर एसकेएमसीएच में गार्ड और कुछ दलालों के बीच मारपीट की घटना हुई थी।
एसकेएमसीएच के सुरक्षा गार्ड अजय सिंह के द्वारा 2 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ शिकायत की गई है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि सोमवार की शाम सुरक्षा गार्ड और दलालों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में कई राउंड फायरिंग की भी बात सामने आई है। सूचना के बाद दल बल के साथ मौके पर पहुंचे अहियापुर थानेदार सुनील रजक ने मामले शांत कराते हुए स्थिति को नियंत्रण किया था। घटना के बाद कुछ घंटों के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। फायरिंग के बारे में तो सूचना नहीं है, लेकिन कुछ आदमी जो है, एक सरोज नाम का लड़का था, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चा वार्ड में वो जाना चाह रहा था, तो गार्ड के द्वारा रोका गया कि नहीं जाने देंगे। इसी को लेकर वो गार्ड पर हाथ उठा दिया। गार्ड भी तू मैं किया। इसी को लेकर इन लोग एक ग्रुप बनाकर, सहनी ग्रुप बनाकर लड़का लोग सब वहाँ पर पहुँचा और गार्ड के साथ ठेलम ठुली बदमाशी करने लगा। उसी में गार्ड के द्वारा वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पहुँचने के बाद विधि व्यवस्था को समस्या ख़त्म हो जाती है और गार्ड के द्वारा एक FIR किया गया है, जो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात व्यक्ति को पर भी किया गया है। 2 व्यक्ति को नामजद किया गया है, बाकी को अज्ञात किया गया है। उस सारे व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा है। CCTV फुटेज देखेंगे, उसके आधार पर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर, इस इलाके में एसकेएमसीएच पड़ता है, लगातार दलालों की शिकायत आती रहती है। किस चीज़ का? दलालों का अड्डा रहता है, मारपीट वगैरह होते रहता है वहाँ पे। इसमें दलाल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वैसा है तो उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोगों पर FIR दर्ज? 2 व्यक्ति तो नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, बाकी 20-25 को अज्ञात बनाया गया है, जो हम लोग फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करेंगे और कागज तक। अहियापुर थाने की पुलिस ने वकील के पुत्र हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए हत्याकांड में शामिल राघोपुर के आनंद उर्फ चुन्नू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही है। फरार अपराधियों में राघोपुर का प्रशांत सहित एक और अपराधी है, जो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि बीते दिनों अहियापुर इलाके के सहबाजपुर स्थित एक नवनिर्माण मकान में बदमाशों ने वकील के पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी थी। CCTV के आधार पर पुलिस ने अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की है। वहीं हत्याकांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर पूरे मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड का लगभग खुलासा हो चुका है। अनुसंधान के आधार पर अपराधी को चिन्हित कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि छोटी मोटी बात को लेकर 3 युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हत्याकांड का लगभग खुलासा हो चुका है। अनुसंधान के दौरान कुछ वीडियो फुटेज पुलिस को मिले, उस फुटेज के आधार पे कुछ लोगों का उसमें चेहरा आया और तत्पश्चात अनुसंधान में एक व्यक्ति के उसमें गिरफ्तारी हुई, जिसका नाम आनंद उर्फ चुन्नू है। उसने गिरफ्तारी के पश्चात में इस घटना का पूरा रहस्य उद्घाटन किया और कैसे उसकी हत्या की गई, किसके द्वारा मारा गया, उसने सारी बात बताई है। अभी चूँकि कांड अनुसंधान अंतर्गत है, इसलिए अभी बहुत सारी बातें बताया जाना उचित नहीं है, लेकिन कांड का उद्भेदन पूरी तरह कर लिया गया है तथा इसमें संलिप्त जो मर्डरर हैं, हत्यारे हैं, उनकी पहचान भी हो गई है। इसके अलावा सर कितने अपराधी थे जो इस घटना को अंजाम दिए? अभी तक जो भी बातें आ रही है उसमें 3 लोगों की बात सामने आई है। हत्या का कारण सर कुछ का है? कारण छोटा मोटा आपसी विवाद है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। कटरा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर स्थानीय लोगों ने स्वयं सुरक्षा का जिम्मा उठाया। मुजफ्फरपुर के बढ़ते आपराधिक इलाके में से एक कटरा थाना क्षेत्र भी है, जिसको लेकर अब जनता के बीच धीरे धीरे पुलिस पर से भरोसा भी उठने लगा है। लोगों ने अपनी आत्मरक्षा करने के लिए एक नया तरीका निकाला है, जिसमें अपनी आत्मरक्षा करने के लिए व्यवसायी लाठी डंडा और विसिल बजाकर व्यवसायी और ग्रामीण को एकत्रित करेंगे। मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र का है, जहां वर्षों से अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों को धमकी दी जा रही है। पुलिस या कार्रवाई से आहत होकर व्यवसायी संघ के द्वारा निर्णय लिया गया है। अब व्यवसायी अपना आत्मरक्षा स्वयं करेंगे। इस मामले पर व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अरुण सिंह का कहना है कि अपराधी लगातार व्यवसायियों को
धमकी दे रहे हैं, जिसको लेकर हम लोगों के द्वारा संघ के बीच एक निर्णय लिया गया है। अब व्यवसायी लोग अपनी आत्मरक्षा स्वयं करेंगे। व्यवसायी संघ अपनी सुरक्षा सर्वप्रथम अपने करेगी। यह व्यवसायी के द्वारा बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। इसीलिए पारंपरिक हथियार, लाठी, हॉकी स्टिक और सूचना तंत्र को बढ़ाने के लिए तुरंत सूचना प्रदान करने के लिए व्हीसिल का प्रयोग किया जाएगा, जिससे सभी व्यावसायिक वर्ग अगर कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए तुरंत तत्क्षण वह सड़क पर आ जाएंगे और अपराधी से या कोई असामाजिक तत्व जो वैसा वांछित कार्य करेगा उसका त्वरित कार्रवाई किया जाएगा उस पर। थोड़ा शिथिलता तो ज़रूर है। पुलिस घटनाक्रम के बाद, घटना घटने के बाद मिनट में नहीं घंटों बाद आती है, घंटों बाद कार्रवाई होता है और परिणाम कुछ नहीं निकलता है। हम लोग पहले अपने जान की रक्षा करेंगे, उसके बाद फिर धन की रक्षा करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन निष्क्रिय है तो अपनी रक्षा हम स्वयं करेंगे और आत्मरक्षार्थ कानून हाथ में लेना भी अपराध नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 4 दिन पहले आया है। आप आत्मरक्षार्थ कानून हाथ में भी ले सकते हैं। समस्या यहाँ हमेशा होते रहता है। यहाँ अपराधी आता है, आए दिन अपराधी आकर अपराधी करके चला जाता है। प्रशासन को जब सूचना मिलता है, प्रशासन यहाँ पर लेट से आते हैं, तब तक अपराधी यहाँ से अपराध करके चला जाता है। तो क्या यहाँ कटरा में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? शिथिलता तो जरूर है, पुलिस प्रशासन की शिथिलता तो जरूर है। इसके वजह से यहाँ के सारे जो है व्यवसायी लोग जो है परेशान हैं और उनकी सुरक्षा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों को अपना आत्म सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा है। क्या घटना घट रही है यहाँ पे? यहाँ पर आए दिन अपराधी आते हैं, दुकान में आते हैं, कभी सोने के दुकान में, कभी किराना दुकान में, और यहाँ से जो है माने कभी कपड़ा दुकान में यहाँ से कुछ पैसे ले लेते हैं, रंगदारी मांगते हैं। बराबर कुछ न कुछ घटना यहाँ होते रहता है। तो यह प्रक्रिया जो आप लोग की है, इससे क्या अपराध रुकेगा? इसे हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो कोई भी अपराधी आए, यहाँ व्हीसिल है, कोई व्हीसिल लोग बजाएंगे, इसके बाद जो है सारे अपराधी एकत्र होंगे, अपराधी को जो है भागने नहीं सकेंगे, यहाँ रोका जाएगा। बस यही हम लोग का अपना सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाया गया है। पुलिस की यहाँ शिथिलता है? हाँ, शिथिलता तो जरूर है, तब तो ऐसा कदम उठाना पड़ा। अगर शिथिलता नहीं रहता तो फिर ऐसा यहाँ जो है व्यवसायी लोग ऐसा क्यों करते? यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा अचानक 322 से बढ़कर 805 पर पहुंच गया। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना से मृतकों की संख्या अचानक बढ़कर 805 हो गई है। होम आइसोलेशन और निजी अस्पताल से आए रिपोर्ट के आंकड़ा में यह वृद्धि हुई। मंगलवार को डीएम की समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन ने नए आंकड़े प्रस्तुत किए। पहले 322 लोगों की मौत की बात कही गई थी, उसके बाद संशोधित आंकड़ा 603 पर जा पहुंचा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 805 मौत के दावे की पुष्टि हो गई है और उसकी सूची राज्य मुख्यालय को भेजी गई है। इनमें से अब तक 196 मौतों के लिए 4 लाख का अनुदान जिले को मिला है। वहीं पिछले साल कोविड-19 वाले 62 लोगों का अनुदान अभी भी बाकी है। आपदा विभाग के अपर समाहर्ता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मुख्यालय से 196 मामलों की स्वीकृति कर दिए हैं। बचे हुए आंकड़ों की जानकारी मांगी है। स्वास्थ्य विभाग से कहा गया कि बाकी मृतकों के परिजन को अनुदान देने के लिए राशि की मांग करे। सिविल सर्जन ने कहा कि बाकी बचे 671 मृतकों के परिजनों को अनुदान देने के लिए सरकार से राशि की मांग की जाएगी। ये जो है सो हम लोगों ने जो हम लोग के पास जो रिपोर्ट आई है उसमें SKMCH में 121 मौत हुई है, जिसमें 87 जो है वो मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 34 दूसरे ज़िले का है। सदर हॉस्पिटल और ग्लोकल में 15 डेथ हुआ, जिसमें 13 अपने मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 2 दूसरे ज़िले का है। होम आइसोलेशन में 43 डेथ हुआ है, उसमें 40 मुजफ्फरपुर का है, 3 दूसरे ज़िले का है। पटना तथा अन्य स्टेट में जो है दूसरे स्टेट में जहाँ इलाज कराया जा करके उसमें 47 डेथ हुआ है, इसमें 46 मुजफ्फरपुर का और 1 जो है दूसरे ज़िले का है। प्राइवेट हॉस्पिटल, होम आइसोलेशन और अन्य जगहों पर 103 डेथ का रिपोर्ट मिला है और उसमें 101 मुजफ्फरपुर ज़िले का है, 2 अन्य ज़िले का है।
99 डेथ पिछले साल का है, जो कि इस साल रिपोर्ट हुआ है उसका, और कुल मिला के हमारे यहाँ 805 डेथ का रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 684 मुजफ्फरपुर जिले का है और 121 अन्य जिलों का। आखिरी और बढ़ने की संभावना है? ये तो धीरे धीरे लोगों का आवेदन भी आ रहा है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। उसका सत्यता की जांच जो है 3 सदस्यीय टीम करती है, जिसके मेंबर होते हैं सिविल सर्जन, ACMO और एक नामित मेडिकल अफसर। ये तीनों जो है हर केस की बारीकी से जांच करती है, और अगर वो कोविड से डेथ पाया जाता है तो उसका जो है अपलोडिंग पोर्टल पर होता है। जिले में एंटीजन किट की कालाबाजारी के मामले में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी। जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति में हुए धांधली की जिम्मेदारी अधिकारियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुजफ्फरपुर के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकालकर सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूरे जिले में PHC, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सभी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। साथ ही कोरोना काल में इलाज और बेड के बिना लोगों की मौत हुई है और संविदा बहाली में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं किए गए। इसको लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग की। देखिए, आज हमारा जो मांग है, पूरे मुजफ्फरपुर जिला में PHC और APHC पूरा का पूरा फेल है। सरकारी जितना भी सदर हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज है, सारा का सारा स्वास्थ्य व्यवस्था में बिल्कुल फेल है। इस बात के लिए हम लोग आए हैं आज आंदोलन के तहत मांग कर रहे हैं कि कोरोना काल में, अभी पिछले जो कोरोना बीता है, इसमें गांव से लेकर के और शहरों तक लोग बेड के बिना दौड़ते दौड़ते, हॉस्पिटल में इलाज के बिना दौड़ते दौड़ते रास्ते पर दम तोड़ करके मर गया। और सरकार और यहाँ का प्रशासन या हॉस्पिटल प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। इलाज के बिना आदमी, दवा के बिना आदमी तड़प तड़प के मर गया। और वैज्ञानिकों ने यह जता दिया है कि तीसरा लहर आएगा। उसकी पहले से व्यवस्था करने के लिए सभी PHC, APHC में बेड लगाने के लिए, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इस बात को लेकर के हम लोग आए हैं कि तुम अभी से व्यवस्था करो, और नहीं तो आगे फिर उसी तरह से लोग जितना मरे हैं उससे 3 गुना लोग मरेंगे। इसकी व्यवस्था अभी से करो। दूसरा कि सदर हॉस्पिटल में एंटीजन किट का घोटाला हुआ, उस घोटालेबाजों को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जेल नहीं हुआ। हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से, स्वास्थ्य प्रशासन से, कि उसको अरेस्ट करो, जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करके उसको अरेस्ट करो। इसी तरह से यहाँ जो कर्मचारी बहाली में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाला को जांच करके और रिपोर्ट दे दिया। कलेक्टर का प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दे दिया कि ये जो बहाली हुआ है, ये गड़बड़ हुआ है, उस पर अभी तक FIR नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम ये मांग करते हैं कि उस पर अविलंब FIR करके उस पर कार्रवाई किया जाए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। ओबीसी का नीट एग्जाम में आरक्षण खत्म कर दिए जाने के खिलाफ मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री का अर्थी जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार से नीट एग्जाम में आरक्षण देने की मांग की, नहीं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे नरेश सहनी ने बताया कि साजिश के तहत मोदी सरकार आरक्षण समाप्त कर रही है। ओबीसी का नीट में आरक्षण खत्म कर यह साबित कर दिया। वहीं जातिगत जनगणना जब केंद्र सरकार ने पूर्व से कैबिनेट में पास था, तो पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे जबरन पास कर दिया। इसलिए ओबीसी का आरक्षण और जातिगत आरक्षण लागू करे, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन होता रहेगा। सरकार के द्वारा नीट के परीक्षा जो होता है, उस नीट के परीक्षा के केंद्रीय कोटा में जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था, उसको रोक लगा दिया है। इस बार आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इससे 11,000 ओबीसी का छात्र उससे वंचित हो गया। दूसरा नंबर, 2010 में जब संसद से सर्वसम्मति से बिल पास हो गया था कि जातीय आधारित जनगणना होना है, उसके बावजूद उसके विरोध में इस बार पुनः केंद्र सरकार ने जातीय आधारित जनगणना नहीं कराने का बिल पास किया है। हमारा डिमांड है कि सभी जातियों का सामाजिक आर्थिक जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए। और जब तक सरकार नीट के केंद्रीय कोटा में जब तक ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं करता है और जातीय आधारित जनगणना नहीं कराता है,
तब तक हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे, चरणबद्ध मेरा आंदोलन चलेगा। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान धान आच्छादन 100% शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति की रिपोर्ट जल्द से जल्द देने का आदेश दिया गया। कटरा प्रखंड में सबसे ज्यादा फसल क्षति हुई है, जिसे लेकर जिला अधिकारी ने कमेटी बनाकर फसल क्षति की रिपोर्ट जल्द से जल्द जांच कर सबमिट करने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। इस बैठक में मुख्य रूप से कृषि विभाग के अंतर्गत जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन 100% हो, क्रियान्वयन के क्रम में पूरी तरह से पारदर्शिता हो, इस आशय का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। साथ ही सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, आत्मा इत्यादि की भी समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। विशेष तौर पे धान का जो आच्छादन है वो 100% हो, इस आशय का निर्देश दिया गया और उसमें तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया। कई फसल क्षति का रिपोर्ट कटरा को, विशेषकर कटरा को लेकर के कमेटी बनाकर जांच करने का निर्देश दिया गया ताकि वहां से सही रिपोर्ट प्राप्त हो सके। कटरा के अलावा बाकी प्रखंडों का अभी रिपोर्ट को देखा जा रहा है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कटरा के रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने पुनः जाँच कराकर रिपोर्ट उन्होंने मांगा है। इसके लिए कमेटी बनाई गई है कृषि पदाधिकारी के द्वारा। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी दिनेश सिंह की नाबालिग पुत्री की बरामदगी को लेकर मंगलवार को दादर स्थित गस्पा जिला कार्यालय में गस्पा के राष्ट्रीय विकास कृष्ण ने प्रेस वार्ता कर पुलिस प्रशासन से बच्ची को जल्द से जल्द बरामदगी करने की बात कही। अगर बच्ची जल्द से जल्द बरामद नहीं होती है तो गस्पा इसे लेकर जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं बच्ची के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि 12 जुलाई से उनकी पुत्री लापता है। मोतीपुर थाना मामला दर्ज करने के अलावा अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वही बच्ची के भाई का कहना है कि गांव की एक महिला रानू देवी द्वारा उनकी बहन का अपहरण कर किसी मुस्लिम युवक के साथ धन परिवर्तन कराकर विवाह करा दिया गया है, जिसकी सूचना जब उन्होंने पुलिस को दी तो पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उन्हें ही धमकी दे रही है, जिसे लेकर उन्होंने एसपी जयंतकांत, आईजी गणेश कुमार सहित सभी आला अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। इसके बावजूद मोतीपुर थाना प्रभारी अभी तक उसकी बहन की बरामदगी के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा पीड़ित परिवारों को ही धमकी दे रहे हैं, जिस कारण उनका पूरा परिवार दहशत में है। हमारी बहन 16 वर्ष की थी जो अपहरण कर लिया गया है 12 जुलाई को। हम लोग अपने सुरक्षा से चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे पास आ जाए। FIR के लिए गए थे थाने? जी, थाना पे जब गए तो थाना प्रभारी से बात हमारी हुई तो थाना प्रभारी बोले कि रानू देवी का नाम तुम लोग मत डालो और नामजद FIR उसके ऊपर मत करो, और तुम लोग ज़्यादा होशियार बन रहे हो तो मानहानि का केस तुम लोगों पर ही करके तुम लोगों को ही अंदर कर देंगे। उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई थाना स्तर से हुआ है? जी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। 11 तारीख को मेरी बेटी को रानू देवी घर पर बुलाई और 2-2.5 घंटे तक बात की। उसके बाद अचानक वो 12 तारीख को चली गई। 12 तारीख को 5 बजे हो गई। 12 जुलाई से? हाँ, 12 जुलाई को 5 बजे निकली और रानू देवी 9:15 बजे वो अपने मैके के लिए अपने पति से बोल करके निकली, लेकिन वहाँ मैके पर फ़ोन करने पर पता चला यहाँ नहीं है। और उसके बाद तो फिर वो बोली कि हम महारानी हैं अपने ननद के पास, वहाँ भी फ़ोन लगाया गया तो बोला कि यहाँ नहीं है। मामले की जानकारी थाना को दी है? हाँ, थाना को हम FIR किए हुए हैं। थाना FIR किए। थाना पर जब भी जाते हैं वो बोलते हैं कि कॉल डिटेल निकालें, कॉल डिटेल निकालें, बस। किसी बड़ी पदाधिकारी से मिले? हाँ, SP साहब से मिले। क्या कहना? वो तो यही एप्लीकेशन एक दिए मुझे और बोले कि जाइए थाना प्रभारी को दे दीजिएगा, वो काम करेगा। मैं थाना प्रभारी को हाथ में एक आवेदन दिए, वो पढ़कर मुझे वापस लौटे। कितने दिन हो चुके हैं लापता हुए, तो क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि रानू देवी से ही पूछा जाए, पूरा कुल इसी के पास।
और यही बताएगी कि मेरी बच्ची कहाँ है। मामला मोतीपुर कांड संख्या 238 का है। जो दिनेश बाबू हैं, इनकी पुत्री पिछले 12 तारीख को गुम हो गई और गुम हो गए उसके संदर्भ में इन्होंने जितने भी आला अधिकारी है प्रशासन के, थाना से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों के पास गए। सभी लोगों के तरफ से केवल टाल मटोल किया गया, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। अपने तहत ये लोग छानबीन किए तो पता चला कि एक रानो देवी है जो इनके गांव की है, उसका कहना था कि किसी मुस्लिम लड़का के साथ उसकी शादी हो गई है और वह भगा करके ले गया है। तो हमारा कहना है कि हमेशा ऐसा घटना होते रहता है। अभी देख रहे हैं कि एक लड़का का हत्या हो गया इसी में, पता नहीं चला। और रात में 12 तारीख को इनके लड़का को फोन करके कही कि तुम्हारी बहन एक मुस्लिम के लड़का से शादी कर लिया है, लेकिन कहाँ है हम तुमको नहीं बताएंगे। तो हमारा कहना है कि प्रशासन अविलंब रानू देवी को उठाए और उससे छानबीन करे, उससे पूछताछ करे और इनके लड़की को बरामद करे, नहीं तो आंदोलन होगा और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की प्रशासन होगी। मंगलवार को सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में भाजपा पश्चिम नगर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पिछले 3 महीने के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज कार्यकर्ताओं के बदौलत भाजपा बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कार्यक्रम से पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, भाजपा के उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी, भाजपा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार सहित कई सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर विधानसभा अंतर्गत नगर क्षेत्र के पश्चिमी नगर मंडल का कार्य समिति का बैठक है। ये कार्य समिति बहुत ही, ये मंडल हम लोग के लिए महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि हमारे जिले का मुख्यालय भी पश्चिमी नगर मंडल में ही आता है। मूल रूप से कार्य समिति की बैठक पुराने कार्यों की विवेचना एवं नए कार्यों, आगामी कार्यों पर चर्चा के लिए की जाती है। आज यहाँ के मंडल अध्यक्ष ने अपने द्वारा किए गए विगत कार्य समिति से कार्य समिति के जो कार्य किए गए उसका उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हम लोग आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही कैसे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाया जाए और हम लोग आने वाले दिनों में 21 सदस्यीय बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख जो हमको बनाना है उस पर हम लोग विचार विमर्श करके और अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर में हम लोग सभी बूथ पर 21 सदस्यीय कमेटी और पन्ना प्रमुख बनाने का काम करेंगे। और मंगलवार को राजद नेताओं ने विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाया। दरअसल नीट में आरक्षण समाप्त किए जाने और विश्वविद्यालय में व्याप्त कुव्यवस्था को लेकर राजद के प्रदेश प्रवक्ता और सीनेट के सदस्य इकबाल मोहम्मद शमी ने सवाल उठाया। राजद प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल शमी ने कहा कि नीट परीक्षा में साजिश के तहत पिछड़े वर्गों के छात्रों का आरक्षण समाप्त किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार की नीति पिछड़ा विरोधी है। इसका पिछड़ा विरोधी नीति के खिलाफ छात्र राजद 31 जुलाई 2021 को विश्वविद्यालय परिसर से हजारों की संख्या में आक्रोश मार्च निकालकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करेगा। साथ ही कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में स्थानीय बुद्धिजीवी को नजरअंदाज कर बाहर से कुलपति को लाया जा रहा है। बिहार विश्वविद्यालय में पदों की खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक ही व्यक्ति को 5 पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। पहले पद पाने के लिए आधार योग्यता होता था, अब धनबल हो गया है। वहीं छात्र राजद प्रदेश प्रधान सचिव चंदन यादव ने कहा कि छात्र और पिछड़ा विरोधी सरकार के खिलाफ एवं नीट प्रवेश परीक्षा में अपने संवैधानिक अधिकार के लिए 31 जुलाई को छात्र राजद द्वारा आयोजित विराट प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार ने जो पिछड़ों के साथ भारी बेईमानी कर रही है, जो नीट की परीक्षा है, इसमें 27,000 पद पिछड़ों का समाप्त किया गया है। जो राज्य सरकार से हिस्सेदारी ली गई उसमें आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। उसको लेकर के 31 जुलाई को छात्र राजद विश्वविद्यालय से एक जुलूस निकालेगा, जो जिलाधिकारी का जाकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा। विश्वविद्यालय की हालत बद से बदतर है। विश्वविद्यालय जब से एनडीए की सरकार है, बिहार के बुद्धिजीवी लगता है ऐसे मर गए हैं ही नहीं। उत्तर प्रदेश से कुलपतियों को बुला करके वाइस चांसलर बनाया जाता है और यूनिवर्सिटी में लूट है पदों की। जो पदों पर पैसा देता है उसको पदों पर नियुक्ति होती है। विश्वविद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो गई है और एक एक आदमी टीसी जीसी भी है, प्रोक्टर भी है,
भी है, प्रिंसिपल भी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है। जो पैसा जहाँ दे रहा है वहाँ पद पा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हॉस्टल्स की हालत ख़राब है, उसकी बिल्डिंग गिर रही है, उसमें मेस नहीं चल रहे हैं। जो खेल कूद का सवाल है, कोई खेल कूद 5 साल से नहीं हुआ, जब से कुलपतियाँ हैं तब से और कुछ नहीं हुआ है। कोई खेल कूद की हालत और बदतर है। विश्वविद्यालय में जो अभी आज अखबारों में छपा कि कितने सरकारी स्कूलों में IAS और IPS के लड़के पढ़ते हैं, यहाँ कितने कॉलेज में यहाँ के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन है, प्रिंसिपल और फैकल्टी के हेड के बच्चे पढ़ते हैं। कोई नहीं पढ़ता, गरीब का बच्चा पढ़ता है। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये इसमें आम किसान और मजदूर का सिर्फ बच्चा पढ़ता है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर का ये बच्चा पढ़े, इन प्रो वाइस चांसलर का ये बच्चा पढ़े, तभी विश्वविद्यालय की स्थिति सुधरेगी। छात्र और गरीब विरोधी ये सरकार जिन्होंने निर्णय लिया है जो पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देना है, पिछड़ों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने देना है, इसी के लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल एकजुट होकर पूर्व में बैठक बुलाई और हम लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार की ये छात्र विरोधी, गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी नीतियों का खिलाफ करेंगे, इसका विरोध करेंगे। इसी कड़ी में हम लोगों ने फैसला लिया था 31 जुलाई को विश्वविद्यालय मुख्यालय से हम लोग आक्रोश मार्च निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे, वहां पर व्यापक प्रदर्शन होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन हम लोग जिलाधिकारी को सौंपने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर इसके लिए सरकार अपना स्टैंड नहीं बदलती है तो आने वाले समय में हम लोग पटना में भी राजभवन मार्च करने का काम करेंगे, लेकिन अपने अधिकार से वंचित रहने के लिए हम लोग हरगिज सहन नहीं करेंगे। अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगा। हिंदू धर्म की आस्था के माह और भगवान शिव को समर्पित सावन माह की पहली सोमवारी को जहां सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और भक्त ने बाबा का जलाभिषेक सुबह से किया, वहीं शाम में उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध मंदिर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर में भक्तों के लिए परंपरा के अनुसार बाबा का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। इसके बाद बाबा के विशेष रूप से महाआरती की गई। वहीं मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रशासक पंडित विनय पाठक ने बताया कि बाबा गरीबनाथ मंदिर की एक प्रथा है कि बाबा का सावन माह की पहली सोमवारी को संध्या पर बाबा को कोलकाता से लाए हुए फूलों से विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद विशेष रूप से पूजन करने के बाद आरती की जाती है। इसी क्रम में कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज मंदिर में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही कहा कि बाबा भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूर्ण करे। ऐसे तो श्रावण के हर दिन का एक अलग महत्व है, फिर भी सोमवार शिव का दिन है। सोम मतलब चंद्र, इसको उसी पर धारण किए हुए हैं, उन्हीं का दिन है, इसलिए वो अति प्रिय है। और श्रृंगार में दूध, दही, मध, घी, शक्कर, उसका खोटोपचार पूजा, उसका कलकत्ता के फूलों से और यहाँ के फूलों से सारी चीज़ों से श्रृंगार की गई है। श्रावण का पहला सावन है, सोमवारी है और पहली सोमवारी को बाबा के फूलों से जो कलगड़ा से आता है उसकी भव्य श्रृंगार की जाती है और उसी प्रकार आज विधिवत बाबा की श्रृंगार की गई। कोरोना काल में मंदिर बंद है, लेकिन फिर भी पुजारियों के द्वारा, जो मंदिर के पुजारी हैं या जो यहाँ के स्टाफ हैं, उनके द्वारा बाबा की पूजा की गई और महाआरती की गई और ये कामना की गई कि हे बाबा गरीबनाथ, इस कोरोना काल में पूरे विश्व का कल्याण आप करें। क्या चीज़ से श्रृंगार किया गया था? विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं मिला के, बेला है, सब मिला के किया गया। आप लोग के चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये मंदिर में आप भीड़ न लगाएं। आपको दर्शन करना है, आप गेट पर दर्शन कर लीजिए। आप बाबा के गेट का ही दर्शन या गुम्बद का भी दर्शन कर लेते हो तो ना ही फायदा मिलता है। लेकिन भीड़ और धक्का मुक्की जो आज हुआ है, ये कतई नहीं होना चाहिए। मंदिर बनाई जाती है, मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ी नहीं जाती। तो मैं भक्तों से आग्रह करूंगा, करबद्ध होकर आग्रह करूंगा कि आप शांति मन से जहाँ हैं महादेव को वहाँ याद करेंगे। भगवान हर जगह आपको विद्यमान मिलेंगे। बाबा गरीबनाथ आपके हृदय में वास करते हैं, हृदय में ही मिलेंगे। आप उन्हें प्रणाम करें। फिर कोरोना ख़त्म होगा, फिर बाबा आपके हैं, बाबा को जम के पूजा कीजिए, जम के उनकी भक्ति कीजिए। मंगलवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा नीम चौक स्थित संघ के कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्वामी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के जिलाध्यक्ष करण सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता दाऊद इब्राहिम, विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य कुमार करण, IT सेल अध्यक्ष मयंक राज सहित संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर
पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। जिला अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि प्रख्यात वैज्ञानिक, श्रेष्ठ शिक्षक, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमारा संगठन आदर्श मानती है, क्योंकि अब्दुल कलाम जी धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन दिल से वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। वह कुरान और भगवत गीता दोनों को पढ़ा करते थे। अब्दुल कलाम के महान विचार हम सबों को सदा प्रेरित करते रहेगा। छात्र संघ के द्वारा नीम चौक स्थित जिला कार्यालय पे एपीजे अब्दुल कलाम जी का पुण्यतिथि मनाया गया, जो कि उनका आज 6वां पुण्यतिथि था। इसमें हम लोगों का जो संगठन का विचारधारा है वो एपीजे अब्दुल कलाम के विचारधारा को देखते हुए हम लोगों ने इनसे सीख लेते हुए, इनके प्रेरणा को देखते हुए हम लोगों ने इस संगठन का स्थापना किया है। तो जैसे विचारधारा ये था कि एपीजे अब्दुल कलाम धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन वो आज तक हिंदू मुस्लिम धर्म को, किसी भी धर्म को या किसी भी जात को नहीं माने। उनका कहना ये था कि हिंदू मुस्लिम सब एक समान हैं। वो कुरान भी पढ़ते थे, वो रामायण भी पढ़ते थे और वो गीता भी पढ़ते थे। उनके लिए सभी एक था। जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही छोटे से परिवार में, मछुआरे के परिवार में जन्म लेकर वो बहुत ऊंचाई तक गए, वो हम लोग को एक सीख देते हैं। भारत के दिलों में बसने वाले मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा के द्वारा छाता चौक स्थित जेपी स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज 6ठी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2015 में महामानव का निधन हुआ, और वो भी उनका आकस्मिक निधन हुआ। किसी संस्था में छात्रों के बीच संबोधन के समय ही वह लड़खड़ा कर गिर गए और वहीं पर उनका हार्ट अटैक हो गया, उनका निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने ऐसे कारनामे किए जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज नागरिक मोर्चा द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर उनके पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से हम महान कर्मयोगी को सत सत नमन करते हैं। मुजफ्फरपुर में चल रहे मेगा टीकाकरण अभियान कार्यक्रम के तहत मुशहरी प्रखंड के बाड़ा जगन्नाथा पंचायत के सर सैयद कॉलोनी स्थित अब्दुल रशीद के आवास पर लगे वैक्सीनेशन कैंप में लगभग 200 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद गुड्डू ने बताया कि आज हमने बड़ा जगन्नाथा पंचायत के सर सैयद कॉलोनी स्थित अब्दुल रशीद के आवास पर वैक्सीनेशन का कैंप लगवाया है। साथ ही लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, जिसमें पंचायत की महिलाएं और पुरुष ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग बच गए हैं उसे अगली बार कैंप लगवाकर दूसरा डोज दिया जाएगा। टीका एक्सप्रेस के द्वारा केयर इंडिया के सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे अभी टीकाकरण करने के लिए आए हुए हैं। ये सैयद कॉलोनी है, डीएवी स्कूल मालीघाट में। अभी फ़िलहाल हम लोग 170 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और आगे ये चलता ही रहेगा। लोग आ रहे हैं, हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं और ये इसमें केयर इंडिया का सपोर्ट हम लोगों को काफ़ी मिला है और आगे भी मिलता ही रहेगा। और इसके अलावा भी प्रत्येक अर्बन क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में टीकाकरण चलाया जा रहा है, जो वहाँ पर भी टीकाकरण के लिए एनएम दीदी लोग अपना टीकाकरण दे रही है। सहयोग के लिए वहाँ भी आशा है और सभी अर्बन क्षेत्र के ये MOIC है प्रभारी लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आज सदुल्लापुर सर सैयद कॉलोनी में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम लोग आगे बढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। सब लोगों ने वैक्सीन लगाया है, लगवाने का काम किया है और मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि लोग आगे बढ़े और वैक्सीन लगाने का काम करें।
मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने गली गली और चौराहे चौराहे पे कैंप लगवाने का काम किया है और लोग बहुत भयभीत नहीं रहे। ये जीवन देने का वैक्सीन है, जीवन लेने का नहीं है। तो मैं अपील करता हूँ लोगों से वो आगे बढ़े और वैक्सीन लेने का काम करें। सदुल्लापुर कौन सा जगह, मतलब कौन सा ये पंचायत? सैयद कॉलोनी है, बड़ा जगन्नाथ पंचायत। आज की खबरों में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।